हेलो, मेरा नाम विशाल है। मैंने 64th बीपीएससी में चौथा स्थान प्राप्त किया है। मेरा बर्थ प्लेस साहिबगंज झारखंड है और जो पहले बिहार हुआ करता था। मेरी स्कूलिंग सेंट जेवियर्स साहिबगंज से हुई थी क्लास 8 तक। उसके बाद मैंने 10th सेंट जोसेफ समस्तीपुर से दिया है। 12th मैंने कोटा से किया है और उसके बाद मैंने मरीन इंजीनियरिंग किया है MERI कोलकाता से। आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने जॉब भी किया था 4 साल बैंक में एज अ स्केल 1 ऑफिसर बैंक ऑफ इंडिया में। और जॉब के दौरान मुझे लगा कि ये तैयारी को मैं जस्टिस नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मुझे जॉब स्विच करना पड़ा और मैंने फिर SSC में जॉब ज्वाइन किया एज एन ऑडिटर इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 2018 में। और नौकरी के साथ साथ ही मैंने कोशिश किया अपनी पढ़ाई को मैनेज करने के लिए। तो ये काफ़ी लंबा सफ़र है। इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने फेलियर से, अपने सीनियर्स से, बैचमेट से और सक्सेसफुल कैंडिडेट से। तो ये जो एग्ज़ाम है BPSC, इसमें सबसे ज़रूरी है कि आपको पता हो कि एग्ज़ाम में पेपर कैसा आने वाला है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू क्या स्टेजेस है और इसमें काफ़ी क्या पढ़ना है सबको पता होता है। ऑलमोस्ट अभी मार्केट में तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको पता नहीं चल पा रहा है कि मुझे ये पढ़ना है वो पढ़ना है। आप किसी भी एक मटेरियल को, एक रेप्यूटेड मटेरियल को उठा लीजिए या कोई स्टैंडर्ड बुक लाइक स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, एंड आप उसी को बार बार रिवाइज़ करिए। रिवाइज़ करने का मतलब ये नहीं कि आप A to Z पूरा शुरू से अंत तक पढ़ रहे हैं। आप सिर्फ उसी चीज़ों को पढ़ेंगे जिसे आप बार बार भूल जाते हैं। और अब ये चीज़ें आपको पता कैसे चलेंगी, इसके लिए है मॉक्स। आपको अल्टीमेटली एग्ज़ाम ही देना है, तो ये मॉक्स ही है जो आपकी मेंटालिटी को प्रिपेयर करता है और आपके अंदर वो इंट्यूशन आता है कि दिस इज़ द राइट वन। बिकॉज BPSC में जो E ऑप्शन है, मेरे हिसाब से उसने सबसे ज़्यादा परेशान किया है कैंडिडेट्स को। इसीलिए BPSC का प्रीलिम्स मुझे लगता है कि बाकी स्टेट्स के या किसी और के तुलने में ज़्यादा टफ होता जा रहा है और कट ऑफ बढ़ता जा रहा है। अब जहाँ तक प्रीलिम्स की बात है, मॉक्स से आप कुछ सीखते हैं। मॉक्स इज़ नॉट फॉर गेनिंग मार्क्स कि मैंने मॉक्स में इतने मार्क्स ला लिए। वो 1 दिन 2 दिन हो सकता है, बट इट विल नॉट गिव यू बेनिफिट। मॉक्स से आप 100 नंबर लाएंगे तो 50 नंबर ऑलमोस्ट आपको नहीं आता होगा। तो आप अगर 2 घंटे मॉक्स देते हैं, मॉक्स का जो आप रिव्यू करते हैं उसमें आपको 3 से 4 घंटे देना है। उसमें आप हर मॉक में कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक मॉक दे रहे हो उसमें आपको सब कुछ आता है। इनफैक्ट कभी कभी तुक्के से आप आंसर सही कर भी देंगे, जब आप उसका सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कुछ और सोच रहा था और यहाँ सॉल्यूशन कुछ और है। तो हर मॉक से आप कुछ सीखते हैं, बट वो आपके पास हमेशा नहीं रहता, फिर आप भूल जाते हैं। आप n नंबर ऑफ मॉक्स देते हैं, तो हर मॉक के बाद आपने क्या सीखा, अगर आप उसे रिटेन नहीं कर रहे हैं देन मॉक देने का कोई अल्टीमेट फ़ायदा होगा नहीं। सो आपके पास एक मॉक की स्पाइरल कॉपी या एनीथिंग, आप एक नोट्स की तरह होना चाहिए। उसमें सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, IR, करंट अफेयर्स, एनीथिंग बिहार से रिलेटेड। उसका हर सेक्शन आप देखिएगा, हर मॉक के साथ आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। तो जब लास्ट एग्जाम के 1 दिन पहले आप पूरा A to Z सिलेबस तो रिवाइज करेंगे नहीं, क्योंकि जो चीज़ आपने मॉक में सही कर दी वो आप एग्जाम में भी सही करके आएंगे अगर वो आया तो अल्टीमेटली आपको वही रिवाइज करना है जो आपने मॉक में कुछ नया सीखा या आपने कुछ गलती की थी, और इस तरह से लास्ट डे भी आप कम समय में पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाएंगे। सो कमिंग टू नोट्स, नोट्स आर लाइक योर फिंगरप्रिंट्स। इट्स वेरी सब्जेक्टिव एंड ज़रूरी नहीं कि कोई टॉपर का नोट्स है तो आपको सूट कर जाए, आप उसे यूटिलाइज कर पाएँ। और नोट्स में आपको ऐसा नहीं है कि पूरी बुक को कॉपी कर लेना है या कहीं से कुछ उठा के सीधा कॉपी पेस्ट कर लेना, तो वो फिर पढ़ा रह जाता है। अल्टीमेटली नोट्स को आपको कलेक्ट करके नोट्स कलेक्टर नहीं बनना है। एम है आपका कि आपको कलेक्टर बनना है, नोट्स कलेक्टर आपको नहीं बनना है। सो नोट्स बहुत छोटा होना चाहिए एंड मेरा सजेशन यही रहेगा कि यूज़ A4 साइज शीट्स और काफ़ी छोटा छोटा लिखिए, काफ़ी क्रिस्प और क्लियर लिखिए कि एट द D-Day जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो तो आप उसको कम समय में रिवाइज कर पाएँ। जो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आती हैं, आपने मॉक में बहुत बार दे रखा है, उसको अपने नोट्स में शामिल मत करिए, क्योंकि वो पढ़ी हुई चीज़ को आप बार बार पढ़ेंगे तो आपके पास टाइम वेस्टेज हो जाएगा आपका। और एक ही चीज़ इस एग्ज़ाम में आपके पास नहीं है, वो है टाइम। नोट्स का और भी एक तरीका है कि नोट्स में आप टॉपिक वाइज नोट्स बना ले तो ज़्यादा बेटर है कि वो जगड़ नहीं रहेगा और एक ऑर्डरली फैशन में आप उसको रिवाइज कर पाएंगे। अब नोट्स में यूज़ क्या क्या करना है आपको, स्टैटिक पोर्शन में आप जहाँ जहाँ आपको लगता है कि रिवीजन चाहिए वो तो आप डालेंगे ही। उसके अलावा मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, काफ़ी एंथुजियाज्म में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उससे कुछ एक्सट्रैक्ट भी करते हैं, बट उसको कहीं नोट डाउन हम नहीं कर पाते और वो फिर रह जाता है 40% 60% और वो धीरे धीरे चला जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है एग्जाम में आपको लगेगा कि ये मैंने कभी पढ़ा था, पर ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, स्पेशली जो E ऑप्शन रहता है BPSC के प्रीलिम्स में,
वहाँ पर आपको लगेगा कि ये मैंने पढ़ा था और शायद बहुत बार गलती, मेरे से भी हुआ है, बहुत बार गलती वो हो जाती है। तो उसको अगर आपको टैकल करना है, आप जब भी कुछ पढ़ रहे हैं पेपर से कोशिश करिए मिनिमम टू मिनिमम जो अच्छी चीज़ें हैं वो निकाले। ये नहीं कि पूरा न्यूज़पेपर आप कॉपी कर ले, तो दैट विल बी ऑफ नो यूज़, क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जब आप उसे टैकल करना चाहते हैं, आपको स्मार्टली बस उतना ही लेना है जितना आपको लगता है अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एट द एंड ऑफ द मंथ या ईयर जब भी आप मॉक्स देने जाएंगे तो आप कीप रिवाइजिंग कि आपने क्या पढ़ा है, क्योंकि मॉक्स से बेटर तरीका रिवाइज करने का और कुछ नहीं है। आप कॉपीज को बार बार पढ़ेंगे, दैट वोंट बी फ्रूटफुल। मॉक्स में आपको पता चलेगा कि मैंने पढ़ा था फिर भी ये गलती हुई है। और मॉक्स का एनालाइज करिए कि मैंने शुरू में मॉक्स दिया था तो मेरा एवरेज कितना आ रहा था, वीकली एवरेज और फिर मंथली एवरेज, फिर धीरे धीरे आपको लगेगा कि हर मॉक में आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है। मॉक्स का जो टेक अवे है बहुत ज़रूरी है, एक कॉपी रखिए सब्जेक्ट वाइज, हर मॉक में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा। मॉक अगर आप 2 घंटे देते हैं, मेक श्योर कि आप 3 से 4 घंटे दें उस मॉक का एनालिसिस करने में, वेरी डिटेल्ड एनालिसिस। कभी कभी आप अच्छा भी कर जाएंगे मॉक में, क्वेश्चन सही भी हो जाएगा, और आपको जब आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे आपको लगेगा कि आपने दूसरे तरीके से सही किया है उसे। आप कुछ गलत सोच रहे थे पर गलती से आपका आंसर सही आ गया, मे बी एग्जाम में बैकफायर कर जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन पे रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। और रिसर्च का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा डीपली जाना है। जीएस का एक सिंपल सा रूल है कि आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, आपको हर चीज़ की कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए, एक बेयर मिनिमम जो एस्पिरेंट को रखना चाहिए। लेकिन अब ये नहीं कि किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है तो आप साइंस में इंटरेस्ट है, आप साइंस के मैगजीन्स पढ़ने लगे, या फिर किसी एक कोई छोटा सा टॉपिक है डिफेंस का, उसमें मिसाइल्स के बारे में आप कुछ ज़्यादा, आप बस उतना ही जानिए। और ये कितना जानना है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप पास्ट 5 to 10 ईयर्स का ट्रेंड देखेंगे, क्योंकि पिछले 5 सालों से ट्रेंड थोड़ा सा डेविएट हुआ है। करंट अफेयर्स थोड़ा टफ हो गया है। करंट अफेयर्स आप मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, अभी तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है कि आप किसको चूज़ करेंगे। चूज़ करने में ही लोगों का काफ़ी टाइम चला जाता है, तो स्मार्टली कुछ एक अच्छा रेप्यूटेड करंट अफेयर्स चूज़ करें और उसको स्टिक करें, टाइम टू टाइम उसे रिवाइज करें आप। और करंट अफेयर्स रिवीजन का एप्लीकेशन तभी पता चलेगा जब आप मॉक्स देंगे। ये हो गया आपका प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स के बाद आता है मेंस, जो कि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि मेंस बहुत ज़्यादा टफ है। मेंस एक अलग लेवल पे है, उसमें आपका नॉलेज वही रहता है, एप्लीकेशन चेंज हो जाता है, आप थोड़े डेप्थ में जाते हैं, आपको प्रेजेंट करने का मौका मिलता है। प्रीलिम्स में सिर्फ OMR चेक होती है और उसमें आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन नहीं पता चल पाता है। एक्चुअल जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो है मेंस, क्योंकि 900 मार्क्स का होता है और अल्टीमेटली रैंक आपको यही दिलाएगा। मेंस में आपको जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है आपको डेप्थ में जाना पड़े, पर बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके लिए आपको करना है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग इज़ नॉट दैट कि आप किसी भी क्वेश्चन को उठा के आप आंसर लिखने लगे एंड खुद चेक करें, क्योंकि खुद अगर आप चेक करेंगे आपको अपने आंसर्स में कमी नहीं, आपको अच्छा ही लगेगा। दैट इज़ अ ह्यूमन नेचर। आपका एक पीयर ग्रुप होना चाहिए जहाँ आप सारे एक दूसरे के आंसर्स को चेक करें, इनपुट्स दे और एक कंस्ट्रक्टिव आंसर निकल के आए। एंड जहाँ तक मेंस का बात है, बीपीएससी में आप काफ़ी प्रेडिक्टेबल रहता है पेपर। अगर आप 5 से 10 साल का जीएस का पेपर देखें तो आर्ट एंड कल्चर में आप देखेंगे कि कभी मौर्य पाला ये रिपीट होता है, ऑल्टरनेट गांधी के मूवमेंट्स लाइक चंपारण, क्विट इंडिया, ये ऑल्टरनेटली रिपीट होते हैं। तो हर टॉपिक का आप A4 साइज शीट, मैक्सिमम एक शीट होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा लिखेंगे तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। हर टॉपिक को एक शीट में आप छोटे छोटे डेटा ऑर्डरली फैशन में, उसके साथ छोटे छोटे डायग्राम्स, कुछ एड ऑन्स, और उसी को आप बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में वही आएगा। और पेपर 1 बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल रहता है जीएस में, इसमें आप एज ले सकते हैं। पेपर 2 थोड़ा डायनेमिक हो सकता है, लेकिन उसमें भी आपको करंट अफेयर्स पूछेंगे वो जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में होगा। नाउ कमिंग टू करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, बहुत लोग बोलते हैं कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर यू कैन चूज आइदर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस इफ़ इट्स इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम में फिर आप लोकल न्यूज़पेपर ले सकते हैं। अगर न्यूज़पेपर से आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि न्यूज़पेपर में अगर आपने जो टॉपिक पढ़ा है और बाद में जब आप स्टैटिक पढ़ेंगे, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कुछ सुबह कुछ करंट अफेयर्स पढ़ा था और उसी का स्टैटिक आप दिन भर में कहीं पढ़ रहे हैं, तो वो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि न्यूज़पेपर सबसे पहला चीज़ आपके दिन का न्यूज़पेपर होना चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ और पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आप कोशिश करिए कि मैं मॉक्स दूं, सबसे पहले आप मॉक्स दें, क्योंकि जब आप मॉक्स देंगे सुबह आपका माइंड बहुत फ्रेश रहता है। एग्जाम टाइम से आपका मॉक का टाइम कोलाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका साइकोलॉजी एग्जाम की तरह होना चाहिए।
अगर आप मॉक्स उसी समय पे देंगे, आपका ब्रेन ट्रेंड हो जाएगा कि आपको इतने से इतने बजे शार्पली परफॉर्म करना है। सो ट्राई कि अगर आप मॉक्स दे रहे हैं तो अपने आप को एग्जाम के टाइम से अलाइन करने के लिए। मेंस में जब भी आप नोट्स बना रहे हैं, इट शुड बी वेरी स्मॉल, क्योंकि मेंस के पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, प्रीलिम से भी ज़्यादा। तो रिवीजन, क्योंकि उस टाइम अगर आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, आप प्रेशर में आएंगे, अगले दिन आप नॉलेज होते हुए भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो कीप इट वेरी शॉर्ट एंड ऑलवेज यूज A4 साइज शीट्स, जिसको आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, स्टेपल कर सकते हैं। एंड जितना कम आप पढ़ेंगे और जितना कंप्रेस्ड आप पढ़ेंगे वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ के आप वहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। टाइम सबको लिमिटेड मिलेगा 3 घंटे का। सो दिस इज फॉर मेंस। एंड मेंस में न्यूज़पेपर का यूज़ बहुत आएगा, खास करके पेपर 2 में, क्योंकि जो कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट है उसके लिए आपको स्टैटिक बुक्स लाइक लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम में कुछ नहीं मिलेगा, आपको अपना एक कंटेंट बनाना होगा। तो दैट विल कम विद द नैक विल कम विथ रीडिंग न्यूज़पेपर आप, जैसा कि मैंने बताया कि हर सुबह आपको एक आदत बना लेनी चाहिए कि न्यूज़पेपर में को इतना बजे पढ़ना है, एंड आफ्टर न्यूज़पेपर यू कैन टेक अ ब्रेक। एंड मॉक को अपना उसी टाइम आप अलाइन करिए, उससे आपका प्रीलिम्स मेंस सब में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका जो साइकिल होता है वो उस तरह से ट्रेन कर लेते हैं आप अपने बॉडी और माइंड को। जब आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो देयर शुड बी अ मेंटालिटी ऑफ नॉट जस्ट थिंकिंग लाइक एन एस्पिरेंट। आप एक्चुअल एम आपका एडमिनिस्ट्रेटर बनना है। तो जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है ना, उसको डोंट थिंक एज अ क्वेश्चन आंसर कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मुझे बस एग्जाम क्लियर करना है। यू शुड बेटर थिंक कि अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर होते तो आप इसको कैसे टैकल करते, क्योंकि अल्टीमेटली इतनी जो परीक्षा हो रही है आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के लिए ही हो रही है। एंड जब आप अपना व्यू चेंज करेंगे, एक ब्रॉडर व्यू से आप आंसर देंगे, तब आप देखेंगे कि आपको आंसर में काफ़ी बाकी लोगों से एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन लगभग सबका सेम है। आपने भी वही स्पेक्ट्रम पढ़ा है, वही लक्ष्मीकांत पढ़ा है, वही द हिंदू पढ़ा है, द सेम है। तो चीज़ें मेंस में इसलिए डिफरेंट होती हैं क्योंकि आप उसे कैसे प्रेजेंट करते हैं, बिकॉज वहाँ एग्जामिनर के पास आप खड़े नहीं रहेंगे उसको समझाने के लिए कि सर मैंने ये सोच के ये लिखा है। अगर उसे अच्छा नहीं लगा देन योर ईयर्स ऑफ टॉयलिंग इज वेस्ट। तो अल्टीमेटली आपका पेपर है जो उसके सामने, आपकी पूरी ज़िंदगी वो उन पेपर्स में ही रहती है उसके सामने, आपका फ्यूचर, आपका सपना, आपका मेहनत, सब कुछ। तो मेक इट वेरी प्रेजेंटेबल, अपना हैंड राइटिंग लेजिबल रखिए। अगर बहुत अच्छा नहीं लिख पाते हैं तो कम से कम सामने वाले को पढ़ने में स्ट्रेन ना हो। प्रेजेंट करने का तरीका, हेडिंग्स देना, अंडरलाइन करना, डायग्राम्स इज अ मस्ट। मैं तो हिस्ट्री में भी सजेस्ट करूंगा कि मौर्यन आर्ट एंड पाल आर्ट जो भी है उसमें आप डायग्राम्स ज़रूर बनाएं। खास करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डायग्राम्स बनाएं। अगर कोई एनर्जी का क्वेश्चन है तो एनर्जी मिक्स का डायग्राम बनाएं। साइंस एंड टेक मुझे लगता है कि बीपीएससी में बहुत ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन डिटरमाइन करेगा, क्योंकि पेपर 2 में साइंस एंड टेक में बहुत लोग जनरल लिख देते हैं। 5 to 6 पेजेस आपको लिखना है, साइंस में आप इतना ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे। तो दैट इज़ व्हेन डायग्राम मेक्स एन एंट्री। डायग्राम अगर आप बना रहे हैं, सामने वाले को समझने में बहुत आसानी होती है। इनफैक्ट आप पाई चार्ट बना सकते हैं, अलग अलग थिंग्स, क्रिएटिव थिंग्स यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट पे अवेलेबल है, बहुत सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने ये बताया है हाउ टू यूज़ डायग्राम्स एंड ऑल, तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं। यूज़ एवरीथिंग दैट इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, बिकॉज अभी जो समय है कोविड का, फॉर लास्ट 15 to 16 months लोग घर पे हैं एंड दे आर कंप्लेनिंग दैट हम कहीं जा नहीं सकते कोचिंग में, दिल्ली और पटना और समवेयर एल्स लाइक। तो मोस्ट ऑफ द पीपल इन बिहार, हम लोग मैक्सिमम तो रूरल एरिया है बिहार में, आप घर बैठे ही उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ अप टू यू कि आप इंटरनेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। यू आर वेस्टिंग इंटरनेट एंड टाइम ऑन सोशल मीडिया और यू आर यूजिंग इट फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस। मेंस में आफ्टर द जीएस आपका ऑप्शन आता है, तो जीएस में अच्छा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीएस और ऑप्शन का जो ब्रेक रहता है इसमें बहुत ज़्यादा लोग टेंशन में रहते हैं कि मेरा जीएस अच्छा नहीं हुआ, और उसके कारण क्या होता है कि आपके ऑप्शन पे असर पड़ जाता है, बिकॉज ये ह्यूमन मेंटालिटी है, आप रेसिस्ट नहीं कर पाएंगे। सो जीएस हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। क्यों जीएस में अगर आप 10 साल का ट्रेंड देखेंगे, यू कैन प्रिडिक्ट मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चंस आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसने इस साल ट्राइबल मूवमेंट में ये पूछा है तो अगले साल वो पूछेंगे, अगर क्विट इंडिया पूछा है तो सत्याग्रह पूछेंगे, अगर पालाट पूछा है तो मौर्यन पूछेंगे। तो यू कैन प्रिडिक्ट दैट, एंड उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर करना है। अल्टीमेटली आपके पास फॉर्डर रेडी होना चाहिए, आपको वहाँ सोचना नहीं पड़े, बिकॉज वहाँ पर टाइम कंस्ट्रेंट है, सबको बराबर टाइम मिला है। एंड जब आपको सोचना बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा ना, तब आप वहाँ ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो एग्जामिनर को ये नहीं लगेगा कि आपने किसी तरह आंसर को फिनिश कर दिया है, बिकॉज एग्जामिनर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहते हैं, उनको पता चल जाता है अगर आप कुछ भी ब्लफ कर रहे हैं या उसे फूल अराउंड करेंगे, एक नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटर की क्वालिटीज़ नहीं है। सो ट्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपको कोई आंसर नहीं पता है तो आप कोशिश करिए कि उसमें जितना ढंग का आता है उतना ही लिखे। उसे फूल अराउंड अगर आप करने जाएंगे, दैट कैन बी वेरी डिजास्टर्स। आफ्टर द मेंस इट कम्स इंटरव्यू। नाउ इंटरव्यू इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द एग्जाम, बिकॉज उसमें यू डोंट हैव एनी सिलेबस,
यू डोंट हैव एनी गाइडलाइंस, इट इज़ जस्ट लाइक पर्सनैलिटी टेस्ट। इंटरव्यू में लोग बहुत ज़्यादा मगअप करने लगते हैं, दे थिंक इट्स अ नॉलेज टेस्ट। अगर नॉलेज टेस्ट की तरह से नहीं देखे आप इसे पर्सनैलिटी टेस्ट की तरह देखें तो आपको ज़्यादा मार्क्स आएंगे, बिकॉज नॉलेज उन्होंने आपका चेक कर लिया है GS 1 2 ऑप्शन प्रीलिम्स में, एंड नाउ दे आर असेसिंग यू पर्सनली, दे आर कॉलिंग यू, ताकि वो देख सके कि आपके अंदर क्वालिटीज़ है कि आप फेस कर पाएंगे प्रेशर को विथ आपका जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, लाइक आपका जो डेटा सेट है, आपके एजुकेशन है, उसके साथ आप जवाब दे पाएंगे कि नहीं। इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका अपीयरेंस बहुत ही डिसेंट होना चाहिए और बहुत ही सब्टल होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा सबमिसिव हो जाएं, बहुत ज़्यादा अगर आप सबमिसिव हो जाते हैं उससे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इंटरव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा मॉक्स अवेलेबल है, इनफैक्ट हम लोग कोविड टाइम में इंटरव्यू दिया था एंड ऑनलाइन मॉक्स वर्क्स वेरी वेल, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। इंटरव्यू में कभी भी आप मिड ऑफ द इंटरव्यू जज करने की कोशिश मत करिए कि मेरा इंटरव्यू अब ख़राब हो गया है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज वो वही चाहते हैं कि आपको किसी तरह वो ब्रेक करे और they'll try to break you in the mid of the interview. आपको इरिटेट करना चाहेंगे, बट वो टेस्ट करते हैं कि इसमें प्रेशर सहने की क्या क्षमता है, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज है जो आपका एडुकेशन है, उस एडुकेशन से आप कितना जवाब दे पाते हैं। इनफैक्ट कितना जवाब दे पाते हैं इससे ज़्यादा हमें फोकस करना है कि हम कैसे जवाब दे रहे हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है और अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो स्ट्रेट अवे आप नो बोलने से अच्छा आप पोलाइटली उन्हें ये बोल दीजिए कि सॉरी सर, आई कैन नॉट रिकॉल, आई मे हैव रेड बट आई एम नॉट रियली इन अ पोजिशन टू आंसर इट बेटर। तो वो आपकी ऑनेस्टी जज करते हैं, आपकी क्वालिटीज़, ना कि आपका नॉलेज। तो इंटरव्यू वैसे तो बहुत ज़्यादा मार्क्स का नहीं है, पर फिर भी इंटरव्यू कैन बी वेरी गेम चेंजिंग जब सर्विसेज की बात आती है और रैंक की बात आती है। आफ्टर इंटरव्यू आई लाइक टू सम अप कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल है तो कैसे निकालना है। आई हैड फ्यू प्रॉब्लम्स बट आप टैकल कर सकते, बिकॉज आई वॉज अ वर्किंग प्रोफेशनल, आई हैव अ फैमिली, आई हैव अ 6-year-old सन एंड आई हैव टू टैकल माई जॉब ऑल्सो एंड आई हैव टू डू जस्टिस टू माई प्रिपरेशन ऑल्सो। सो एवरीबॉडी हैज़ 24 आवर्स, सबको 24 घंटे मिलते हैं, किसी को भगवान ने ज़्यादा दिया नहीं है, एंड इस 24 घंटे को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आप पे निर्भर करता है। बिकॉज आप खुद से बोल सकते हैं कि नहीं मैं जॉब करता हूँ, मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल, बट कई सारे ऐसे लोग को मैं पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने जॉब करते हुए काफ़ी टॉप रैंक से सक्सीड किया है, एंड इट्स पॉसिबल। इट्स अप टू यू कि आप मैनेज कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपके अंदर वो थ्रस्ट है कि आपने सोच रखा है मुझे करना है, यू विल डू इट एनी हाउ, यू विल फाइंड टाइम। आप जब ऑफिस जाते हैं, कम्यूट करते हैं, यूज द टाइम। जब आप जाते हैं यू कैन यूज, आजकल तो इंटरनेट पे बहुत कुछ ऑडियोज वीडियोस अवेलेबल है, आप खुद के ऑडियोज बना के सुन लिया करिए अगर आप जाते हैं। लंच ब्रेक के टाइम आप पढ़ सकते हैं। ऑफिस में हमेशा इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हमेशा काम रहे, यू कैन यूज दैट टाइम कंस्ट्रक्टिवली, डोंट सिट आइडल। इनफैक्ट यूज दैट टाइम आइदर टू स्टडी और टू रिलैक्स। आप जब घर आते हैं, डोंट टेक अ लॉन्ग ब्रेक आफ्टर कमिंग, स्टार्ट अर्ली। घर आके आप 10-15 मिनट के बाद आप शुरू हो जाइए। टेक अ ब्रेक आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे लगातार कभी भी स्ट्रेच में 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए। 2 घंटे के बाद आपका जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा घट जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तो रात भर 6-8 घंटे पढ़ लिया। अल्टीमेटली आप कितने देर पढ़ रहे हैं एग्जामिनर को नहीं पता, आप कितना प्रेजेंट कर पाएंगे कितनी एफिशिएंसी के साथ, एग्जामिनर को वो चाहिए। तो ये इट इज़ नॉट जस्ट एन एग्जाम, ये आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा। और ये जब आप धीरे धीरे सीरियसली इसको प्रिपेयर करेंगे देन यू विल योरसेल्फ फील इट। मुझे भी पहले ये नहीं समझ में आता था, ट्राइंग टू मग अप कि मुझे याद करना है, ये याद करना है, बट अल्टीमेटली वहाँ पर याद करके आप प्रीलिम्स में हो सकता है आप सक्सीड कर जाएं, बट मेंस में फिर अगेन एक साइकिल चालू हो जाता है। तो मेक श्योर कि जब आप किसी साइकिल को शुरू कर रहे हैं उसको इतने अच्छे से शुरू करें कि यू एंड इट वेरी वेल, वरना वो बहुत पेनफुल होता है कि फिर से आप प्रीलिम्स दे। एंड प्रॉब्लम ये है कि स्टेट सर्विसेज में जो रिक्रूटमेंट होती है, जैसे हमारा था 2018 में हमने फॉर्म फिलअप किया था, 18 में दिसंबर में हमने प्रीलिम्स दिया, उसके बाद फिर 19 में मिड ऑफ 19 में हमने मेंस दिया, आफ्टर दैट 20 में एंड में मैंने इंटरव्यू दिया और अब 21 में रिजल्ट आया। तो अल्टीमेटली इतना लंबा टाइम है, आपको बहुत पेशेंस के साथ काम करना होगा, एंड अगर आप लास्ट तक बने रहे तभी आप सक्सीड करेंगे, क्योंकि उनको वही चाहिए। क्योंकि जब आप जिला में जाएंगे या कहीं भी आपकी पोस्टिंग होगी, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं होंगे, आपके पास बहुत ही लिमिटेड और मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे आपके पास, उसी को आपको यूटिलाइज करना है टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट टू गवर्नेंस। सो उसकी ट्रेनिंग कि आपको लगता है कि ट्रेनिंग हमें बाद में दी जाएगी कैसे करना है, बट एक्चुअली वो ट्रेनिंग आपकी चालू हो चुकी है जिस दिन आपने डिसाइड किया है आपको एग्जाम देना है।
आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसे आप बस लिमिटेड ही रिटेन कर पाएंगे, एंड विद दैट लिमिटेड व्हाट यू हैव रिटेन्ड आपको उसको प्रोड्यूस करना ऑन पेपर, एंड यू विल नो, यू वोंट बी देयर टू टेल द एग्जामिनर दैट सर आई वाज थिंकिंग दिस एंड आई रोट दिस। आपको वहां पर एग्जामिनर से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, आपका पेपर है जो एग्जामिनर से बात करेगा। सो इफ यू हैव टू टेल एनीथिंग टू एग्जामिनर, इट इज द पेपर दैट विल स्पीक एंड नॉट यू। सो मेक श्योर योर पेपर इज वेरी लेजिबल एंड इज वेरी नीट। एंड टू सम अप आई टेल कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इस एग्जाम में है टाइम, बिकॉज एवरीबडी कैन हैव सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम, सम मेडिकल प्रॉब्लम, बहुत सारे इश्यूज, एवरीबडी हैज़ अ स्टोरी, नोबडी हैज़ अ केक वॉक। आप जिस किसी भी से मिलोगे उसकी अलग ही कहानी है, एंड सबकी एक प्रॉब्लम है। किसी को भी आसानी से ये आप नहीं कह सकते कि बहुत ईजिली उसने एग्जाम क्रैक कर लिया। सो दैट शुड नॉट बी एन इशू, एंड टाइम इज द ओनली थिंग जो सबको बराबर मिला है। ऑल द कैंडिडेट्स हैव द सेम टाइम 24 आवर्स। तो आप पे है कि हाउ यू आर यूजिंग दिस 24 आवर्स। द मोर एफिशिएंटली यू यूज, द बेटर इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर मार्कशीट। एंड आई वुड लाइक टू थैंक दिल्ली नॉलेज ट्रैक फॉर सच एन इंटरेक्शन, कि मैं अपने जो भी आइडियाज़ थे, जो पर्सनल मैंने सीखा है अपने फेलियर्स से, बाकी लोगों के एक्सपीरियंस से, वो मैं आप ज़्यादा लोगों से शेयर कर पाऊँ, ताकि वो गलतियाँ आप ना करें जो हम लोगों ने कर दी है, ताकि आपको ज़्यादा समय नहीं लगे, आपके ज़्यादा प्रेशर नहीं हो, बिकॉज कॉम्पिटिशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सो आई वुड लाइक टू रियली थैंक DKT फॉर दिस।